हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त। एएलपी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और आज 29 नवंबर दोस्त, आज जो कि पहले शिफ्टों का एग्ज़ाम जो कि कंप्लीट हो चुका है दोस्त। और मैं आप सबको पहले बता देता हूं दोस्त, आज या चाहे कल परसों जितने भी एग्ज़ाम हुआ दोस्त, जो कि रेलवे के द्वारा नोटिस आया कि आप एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं कर सकते, तो मैंने आप सभी के बीच जितने भी एक्सपेक्टेड पेपर, जितने भी मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा कि आपके एलपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, उनसे क्वेश्चन मैंने छाट छाट कर लाया दोस्त। यकीन मानना, आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा और इसी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यही लेवल के अनुसार क्वेश्चन रहेगा, इसी आधारित पर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं कि किस किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ अ टैक्स इज जीएसटी। तो पहला क्वेश्चन जो कि जीएसटी से पूछा गया था, तो जीएसटी एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है मेरे दोस्त, कि जीएसटी एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, वस्तु एवं सेवा कर अगर पूछे कि जीएसटी का अगर फुल फॉर्म, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपके एग्जाम में अगर कुछ पूछ सकता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर वही उसकी स्थापना पूछे कि 1 जुलाई 2017 से लागू जो कि अप्रत्यक्ष यानी कि कर व्यवस्था है, जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताता है। दोस्त, आपको ये याद रखना है कि जो भारत में जो जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन दोस्त, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स से अगर पूछ सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स से और कौन कौन से संबंध है, तो किसी भी इंडिविजुअल और यानी कि एंटिटी पर टैक्सेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि ईंधन, शराब और सिगरेट पर उत्पाद जो शुल्क होता है ना, सारा का सारा क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के एक उदाहरण है। कौन कौन? तो ईंधन, शराब और सिगरेट, ये तीनों है ना, और जीएसटी, ये जितने भी है सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्स के एक उदाहरण है जो आपको पूछा जाता है और आपको याद रखना है। उसी तरह से जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, डायरेक्ट टैक्स आ गया, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाग जो कि संरक्षित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि एक प्रकार से बाग के लिए संरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है ना। अच्छा दोस्त, देखते हैं कि अगर पूछे कि जिम जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसका अगर पूछे कि इसका पहले नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क था। और इसकी अगर पूछे कि स्थापना, तो 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी सर जिम कॉर्बेट की याद में यानी कि पार्क को कॉर्बेट नेशनल यानी कि रूप में परिवर्तित किया गया था। लेकिन दोस्त, जितने भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उद्यान है, उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एनटीपीसी, आपके रेलवे एलपी में हमेशा रहता है। अगर पूछे कि दालमा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है सो भारत के किस राज्य में है, तो झारखंड में। दालमा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है सो भारत के किस राज्य में, तो झारखंड में। वहीं पूछे कि हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो झारखंड में। अगर पूछे कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बिहार में। वहीं पूछे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भारत के गुजरात में। जितने भी मैंने राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी मैंने अभ्यारण्य आपको कह रहा हूँ, आप पढ़ के जाइएगा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कि 1857 में के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग, एक आनी मेमोरियल किसने बनवाया था? तो जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन ने महिलाओं को समर्पित के लिए एक पेंटिंग बनाया था, जो काफ़ी 1857 में, मतलब युद्ध जो कि बहुत विकराल रूप में कायर हुआ था। और 1857 जो कि इससे बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। तो जितने भी युद्ध एवं युद्ध संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रीवियस से आप पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में 1-2 युद्ध वाला क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, वैसे तो हम तो हमेशा एक टॉपिक तो करा ही रहा हूँ, तो उसमें से एक युद्ध वाला भी क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कि भारत सरकार के जो कौशल विकास कार्यक्रम है ना, उनका क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाण योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अगर उसकी पूछी स्थापना, उसका शुरू कब हुआ था, तो 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, है ना। कि भारत जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ था, तो 15 जुलाई 2015 को। वहीं पूछे क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये कब हुआ था?
तो ये 2014 में, जो कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर आने की प्रचारी के रूप में 28 अगस्त को उन्होंने आने का शुभारंभ किया और 2014 में पूरे देश में इस योजना को लागू हो गया। उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान आरोग्य योजना और जैसे कि बहुत सारी योजना केंद्र सरकार से जो उन्होंने लागू किया, आप पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है ना। बोल रहा है कि विश्ती मित्रसिता के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजमेर में। ठीक है, कि जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। दोस्त, बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया शेख सलीम चिश्ती का अगर दरगाह पूछे तो कहाँ है? तो फतेहपुर में। जितने भी दरगाह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो पूछ रहा है कि अकबर द्वारा जो बनाया गया दरगाह शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है सो कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। वहीं पूछे कि अगर अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। जो क्वेश्चन मैंने लेके आया है ना, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अगर दरगाह पूछे तो अजमेर में है। वहीं एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुहारवर्दी तरीके के अंत संत यानी कि बहाउद्दीन जकारिया का दरगाह कहाँ है? तो मुल्तान पाकिस्तान। संत यानी कि बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह अगर पूछे कहाँ है? तो मुल्तान पाकिस्तान में है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने आपको दरगाह से संबंधित एक क्वेश्चन करवाया। दोस्त, आपके साइंस में जितने भी ब्लड समूह यानी कि रक्त समूह वाले क्वेश्चन आता है, तो मैंने ये भी एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा AB+ जो है ना, सार्वभौमिक प्राप्त करता है। लेकिन अगर पूछे सार्वभौमिक माने कि दाता कौन है, तो ओ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्व जो दाता है सो O नेगेटिव आ जाएगा। दोस्त, 1900 में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक कार्ल लैंडइसर ने 3 मानव रक्त समूह की खोज की थी, जो कि ABO रक्त समूह था, जो कि कार्ल लैंडइसर था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी यानी कि RH फैक्टर से संबंधित है ना, YM भेंडे जिन्होंने H ब्लड ग्रुप की खोज किया था, तो ये सारा का सारा आप ब्लड ग्रुप से संबंधित जितने भी साइंस से क्वेश्चन बन सकता है पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट जो कि रोल अदा करता है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष चुना गया? तो सोमा मंडल। दोस्त, क्वेश्चन लाने का सिर्फ इतना सा ही उद्देश्य है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने भी नियुक्तियाँ अभी हाल ही में हुआ है, आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया कि अभी वर्तमान में कौन क्या, पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कोई ऐसा शिफ्ट नहीं दोस्त जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन नहीं पूछा हो। तो आपकी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो केवल क्वेश्चन लाने का अर्थ इतना सा है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर से, तो आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि नेत्र जैसे यानी कि अत्यधिक यानी कि डेटापन का कारण बन सकता है? तो निकट दृष्टि दोष, है ना, कि जो नेत्र जैसे कि अत्यधिक यानी कि वक्ता यानी डेटापन का कारण बन सकता है निकट दृष्टि दोष। देखो दोस्त, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये 3 क्वेश्चन आपके साइंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर पूछे कि निकट दृष्टि दोष, जिसे निकट दृष्टि या अदूरदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, एक सामान्य स्थिति है जिसके पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देता है। अगर पूछे कि इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा यानी किया जाता है, वहीं पूछता है कि दूर दृष्टि दोष के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तब जाके हम इस दृष्टि दोष से निवारण पा सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी दृष्टि दोष, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, आप पढ़ के जाइएगा दोस्त, क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस। मेरा क्वेश्चन लाने का सिर्फ इतना सा है कि वर्तमान में कौन किस पद पे विराजमान है, कहाँ किसे नियुक्त किया गया है, आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हो ना दोस्त, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। अगर पूछे यूनाइटेड नेशन की, तो 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ इसकी स्थापना हुआ। तो ये भी आपको याद रखना, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। अगर अच्छा, अगला पूछे कि किस प्रसिद्ध लेखिका में यानी कि माधवधज्जी कुड़ी उपनाम का एक इस्तेमाल किया जाता है? तो कमला दास को माधव जी कुड़ी जो कि उपनाम इसको किया जाता है। अच्छा, अगर ध्यानचंद्र को पूछे तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अमीर खुसरो पूछे तो तोता ए हिंद किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को
जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा सकता है कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। वहीं पूछे कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। वहीं पूछे कि अगर पंडित मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है, तो महामना के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को छांट छांट के मैंने लाया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा। कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा। ऑप्शन के अनुसार जिस तरीके से दिया था दोस्त मैंने लेकर आया, ठीक है। अच्छा, कंचनजंगा अगर पूछे कि दुनिया का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है, इसका शिखर हिमालय के एक भाग कंचनजंगा हिमालय 8,586 मीटर है, यानी कि ऊंचाई है। अगर पूछे फुट में तो 28,169 फुट, जो पश्चिम में तैमूर नदी, उत्तर में लाहौन नदी और जोसांग और लापुर में तीस्ता नदी से गिरा है। दोस्त मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रही ना, तो 4 ऑप्शन के अनुसार कंचनजंगा उसमें ऑप्शन दिया था, तो आपको आंसर देना है। जैसे कि K2 आ जाएगा, पहला तो जैसे कि माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, फिर K2 आ जाएगा, फिर कंचनजंगा आ जाएगा ना, तो इस तरीके से आपको पढ़ के रखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकालती है, उन्हीं के तौर पर परिभाषित किया जाता है, तो अवध। अवध के जो राज्य के शासक हुआ था ना, वहाँ निर्वासन को शरीर से जो आत्मा बाहर निकालती था ना, उसी के तौर पर परिभाषित किया गया था, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि ATL जो पूर्ण उसका फुल फॉर्म क्या है, तो अटल यानी कि टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग जो लैब ATL का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक, जो कि रॉबर्ट हुक किसको खोज किया था, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अच्छा, रॉबर्ट हुक को कब खोज किया गया था, तो रॉबर्ट हुक को 1665 में बोतल की कॉर की एक पतली परत के अध्ययन में आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे उन्होंने कोष का नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्तियों के आधार पर कोष शब्द प्रयोग किया, और 1674 में फिर बाद में एंटोनी लोन और लियोनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, है ना। रॉबर्ट को पूछे कोशिका का खोज किया था, जो कि वैसे तो मृत कोशिका का खोज किया था, फिर बाद में 1674 में एंटोनी लियोनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। तो ये आपको भी क्वेश्चन याद करके रखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया था, 1906 में। कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया था, मांग किया था, तो 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग किया था। दोस्त यकीन मानना 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। दोस्त यकीन मानना आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस जगह हुआ था। बहुत लोग आंसर कलकत्ता मार के आता है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऑप्शन बम्बई अगर मिलेगा तो बम्बई मारिएगा, और बम्बई आपको करेक्ट होगा, ठीक है। आप कलकत्ता मारिएगा तो आप नेगेटिव में चला जाइएगा, है ना। और पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। वहीं पूछे कि 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष यानी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो 1922 में पूछे तो चित्तरंजन दास, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में थे। वहीं पूछे 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में अध्यक्ष कौन बना था, तो वहीं पूछे तो अंबिका जो चरण मजूमदार है ना, 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन में भाग लिया था। और वही 1916 में लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सभी इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग बीच समझौता हुआ था, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल को यानी कि फिर एक साथ लाया गया था, ठीक है। नरम दल और गरम दल को एक साथ में फिर लाया गया था, बाद में जाके 1924 में फिर नरम दल गरम दल टूट चुका था। तो दोस्त आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्त, जितना भी मुझे टॉपिक लगा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन सकता तो मैंने आप सभी के बीच लाया, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।